नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन। आजकल इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट इतना थ्रस्ट दे रही है हाइड्रोजन के ऊपर, और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में समझते हैं कि आखिर हाइड्रोजन है क्या चीज़ और इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और कहाँ कहाँ पर यूज होता है। अगर हम लोग बात करें इस पूरे वर्ल्ड में कि जो यूनिवर्स में, तो हाइड्रोजन जो है बहुत ही एबंडेंट केमिकल एलिमेंट है। और 75% ऑफ द जो मास ऑफ द यूनिवर्स है, जैसे कि वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, उन सब में सभी में हाइड्रोजन पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि अर्थ पर 2/3 जो वाटर है, और वाटर का जो मेन कंपोनेंट है H2O, वो हाइड्रोजन ही है। तो इसीलिए हाइड्रोजन बहुत ही सिग्निफिकेंटली और एबंडेंट केमिकल एलिमेंट है। और इसका एक्चुअली एनर्जी से अगर हम लोग कोरिलेट करते हैं तो आज की डेट में 80% जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फोसिल फ्यूल से ही जो उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। फोसिल फ्यूल्स में जैसे नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब आता है। तो हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मोस्टली फोसिल फ्यूल से ही होती है। और ऐसा नहीं कि इंडिया की, वर्ल्ड वाइड भी जो है हमारी रिक्वायरमेंट मोस्टली फोसिल फ्यूल से कंप्लीट होती है। और अगर फोसिल फ्यूल्स में जो दो मेजर कंपोनेंट हैं जैसे कि कोल और नेचुरल गैस, तो जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली नेचुरल गैस का एक अल्टरनेटिव बन सकता है। हालांकि जो हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है आज की डेट में मोस्टली नेचुरल गैस से ही होता है। बट ये कि नेचुरल गैस और हाइड्रोजन में कुछ सिमिलरिटी है, तो एक ऑप्शन जो है हाइड्रोजन जो है नेचुरल गैस का एक ऑप्शन बन सकता है। इसको समझने से पहले हम चाहते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग नेचुरल गैस से इसको कंपेयर करेंगे। और अगर नेचुरल गैस से कंपेयर करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो जो इसकी डेंसिटी होती है हाइड्रोजन की, वो 1/10 होती है नेचुरल गैस की। और अगर लिक्विड फॉर्म में अगर डेंसिटी की हम लोग बात करें, ये गैसियस फॉर्म में बात करते हैं, तो गैसियस फॉर्म में 1/10 होती है। और लिक्विड फॉर्म में अगर बात करें तो 1/6 होती है नेचुरल गैस की। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 90 डिग्री कम होता है एलएनजी से, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से। और एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो एनर्जी पर यूनिट ऑफ मास की अगर बात करें तो ये 3 टाइम्स होती है नेचुरल गैस का। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और इसका अगर हम लोग फ्लेम वेलोसिटी की बात करें, फ्लेम वेलोसिटी से मतलब ये कि अगर हम लोग इसमें फायर लगाते हैं तो क्या इसकी वेलोसिटी होती है, तो 8 टाइम्स ऑफ मेथेन होती है। और इग्निशन एनर्जी जो होती है इसकी 1/10 होती है मेथेन की। तो ये बेसिकली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। और इसका अगर हम लोग बात करें कि हाइड्रोजन का यूज कहाँ पर होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दे रही है हाइड्रोजन के ऊपर। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की डेट में इसका जो मोस्टली जो यूज हो रहा है हाइड्रोजन का, वो रिफाइनिंग प्रोसेस में, और अमोनिया प्रोडक्शन, मेथनॉल प्रोडक्शन, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे में यूज होता है। और अगर हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो मोर देन 50% जो हाइड्रोजन का यूज होता है वो रिफाइनरी सेक्टर में होता है। उसके बाद इसका अमोनिया प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। और लेकिन अगर ग्लोबली बात करें, इसको ग्लोबल कंटेक्स्ट में बात करें, तो अमोनिया जो हाइड्रोजन का यूज है इसका मोर देन 50% अमोनिया प्रोडक्शन में होता है, और अराउंड 25% पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है, और मेथनॉल प्रोडक्शन में 10% होता है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो मोर देन 50% जो है ये रिफाइनिंग प्रोसेस में होता है। फिर उसके बाद 25% आसपास अमोनिया प्रोडक्शन में होता है। उसके बाद फिर अदर इंडस्ट्रीज में भी प्रोडक्शन होता है इसका। और भी इसके बहुत सारे यूज, जैसे एग्रीकल्चरल केमिकल इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया कि अमोनिया में इसका यूज होता है, रिफाइनिंग प्रोसेस में होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, मेटल इंडस्ट्री में यूज होता है, वेल्डिंग मशीन में भी यूज होता है, फ्लैट गैस प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, मेडिकल प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एविएशन, पब्लिक एंड पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, अगर फ्यूल सेल्स को यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है। तो इसका बहुत जगह यूज है। तो ये तो बेसिकली कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं ये वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी यूज ऑफ हम बात करते हैं इसके वैल्यू चेन्स की। तो वैल्यू चेन्स में आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया कि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और इसका यूज कहाँ है। तो हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है आज की डेट में मोस्टली नेचुरल गैस से किया जाता है। मोर देन 75% जो आज की डेट में हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करते हैं वो नेचुरल गैस से करते हैं। और 23-24% के आसपास कोल से प्रोड्यूस किया जाता है।
उसके बाद जो बैलेंस जो कैपेसिटी है बहुत ही कम है, ऑयल और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। जो कोल का प्रोडक्शन है मोस्टली बेसिकली चाइना में ही है, चाइना में कोल गैसिफिकेशन से यूज करके इसको करते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है जो टेक्नोलॉजी है वो नेचुरल गैस से ही प्रोड्यूस करते हैं। और आप इसका इधर देख सकते हैं, ये रहा प्रोडक्शन की बात, और इसका आप राइट साइड में देख सकते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, अमोनिया प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन और अदर फैक्टर्स में यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली इसका प्योर हाइड्रोजन वैल्यू चेन्स का प्रोसेस है ये। अब हम बात करते हैं कलर कोडिंग की। तो हाइड्रोजन जो कलरलेस है, हालांकि इसको कलर नॉमेनक्लेचर दिया गया है, तो कलर जो कोडिंग की बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो क्यों इसका कलर कोडिंग किस बेसिस पे किया गया है। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन की जो कलर कोडिंग है ये इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बेस्ड है, उसके हिसाब से किया जाता है। आप आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, तो बेसिकली है क्या चीज़, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ब्राउन हाइड्रोजन है, तो ब्राउन हाइड्रोजन बेसिकली कोल से अगर प्रोड्यूस किया जाता है, और इसमें बेसिकली कोल से प्रोड्यूस, अगर हम लोग हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं कोल और नेचुरल गैस से, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का एमिशन होता है। अगर उसमें CO2 को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है आज की डेट में कि हम लोग अगर जितना जो अगर जो कार्बन जो इमिशन हो रहा है इसमें अगर हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी पे भी बेस्ड है। तो ब्राउन हाइड्रोजन उसको बोलते हैं कि अगर हम लोग कोल से प्रोड्यूस करते हैं, और ट्रेडिशनली इज नॉट इन्वॉल्व कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज बट कैन स्टोर थ्रू कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन क्या करते हैं, लेकिन इसमें जो कार्बन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कैप्चर नहीं करते हैं। तो इससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है डेट इज कॉल्ड एज ए ब्राउन हाइड्रोजन। और अगर हम लोग ग्रे हाइड्रोजन की बात करें, तो ग्रे हाइड्रोजन जो नेचुरल गैस से जो प्रोड्यूस की जाती है हाइड्रोजन थ्रू थर्मोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस, तो उससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रे हाइड्रोजन। और अगर हम लोग ब्लू हाइड्रोजन की बात करें, ब्लू हाइड्रोजन की भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो अगर नेचुरल गैस से अगर हम लोग हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं और इसमें कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो इस प्रोसेस में अगर कार्बन जो एमिशन हो रहा है उसको अगर हम लोग कैप्चर कर लेते हैं और इसमें CO2 का एमिशन बहुत ही मिनिमम हो जाता है, तो डेट इज़ कॉल्ड, जो इस प्रोसेस के थ्रू अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है डेट इज़ कॉल्ड एज ए ब्लू हाइड्रोजन। इसके बाद टर्क्वाइज हाइड्रोजन की बात हो रही है। इसमें नेचुरल गैस को मेथेन प्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू इसमें प्रोड्यूस कर देते हैं। हाइड्रोजन सॉलिड कार्बन्स आर द आउटपुट्स बोथ ऑफ विच हैव यूजेज। इसमें जो है सॉलिड कार्बन का भी प्रोडक्शन होता है और दोनों का यूजेज है। हाइड्रोजन के साथ साथ ये बाई प्रोडक्ट है बेसिकली सॉलिड कार्बन। इस प्रोसेस के थ्रू जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है डेट इज़ द टर्क्वाइज। फिर हम बात करते हैं येलो हाइड्रोजन की। येलो और ग्रीन में बेसिकली डिफरेंस ये है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन है, जो वाटर है, वाटर को हम लोग ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको ब्रेक करने में जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेस यूज़ करते हैं उसके थ्रू जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एज ए ग्रीन हाइड्रोजन। और अगर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं उसके थ्रू जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ द येलो हाइड्रोजन। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली मोस्टली तो हाइड्रोजन ही है, बट जो हम जिस पर डिस्कस करें दैट इज़ द ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन आप समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू अगर H2O जो पानी है उसको ब्रेक करते हैं और उससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, और इसमें जो इसको ब्रेक करने में जो जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है डेट इज़ द कॉल्ड एज ए ग्रीन हाइड्रोजन। आप इस फिगर्स में देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू कैसे हो रहा है। इसमें वाटर है और इसमें वाटर सप्लाई आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू आ रहा है, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो। और इसमें जो है हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है प्लस ऑक्सीजन भी जो है इसका प्रोडक्शन होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है वाटर को ब्रेक करने का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये जो है इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है और इसका पॉलिसी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना थ्रस्ट क्यों दे रही है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, और नेशनल सोलर मिशन और हाइड्रोजन पॉलिसी क्या है, तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो अगर हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, इस कंट्री के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो आज की डेट में जो हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट है, पेट्रोलियम ऑयल्स की जो रिक्वायरमेंट, उसका 85% इंडिया जो है इंपोर्ट करता है। और जो नेचुरल गैस की अगर हम लोग टर्म्स में बात करें तो 53% जो है बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो जो मेजर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इंडिया की आज के डेट में बाहर से इंपोर्ट की जाती है। और जो हाइड्रोजन है काफ़ी बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है नेचुरल गैस का,
और इसके थ्रू और भी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके बेटर अल्टरनेट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ तक हम लोग मैक्सिमम अगर हम इम्पोर्ट को बचा सकें और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफ़िल कर सकें, जो एनर्जी सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी की बात की जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का जो है बहुत एक बेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दे रही है। और अगर हम आज की डेट में जो हाइड्रोजन के कंजम्पशन की बात करें तो अराउंड 6.7 MMT जो है हाइड्रोजन की हमारी रिक्वायरमेंट है, और जो कि टोटल वर्ल्ड का 8.5% ग्लोबल हाइड्रोजन डिमांड है। और इसमें जो टोटल जो रिक्वायरमेंट है इसका 54%, जो मोर देन 50% जो है इसका रिफाइनिंग में यूज़ किया जाता है, और जो बैलेंस जो कैपेसिटी है फर्टिलाइज़र में इसका यूज़ किया जाता है। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये जो अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है 6.7 MMT की, ये बढ़ करके 11.7 MMT मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। तो इन सब टारगेट चूँकि रिक्वायरमेंट काफ़ी है, और गवर्नमेंट ये अगर ये कोशिश कर रही है कि इसका जो 11.7 MMT जो है इसकी रिक्वायरमेंट का 5 अगर MMT जो है अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू हम लोग अगर अचीव कर सकें तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। और हम लोग अगर कॉस्ट वाइज बात करते हैं तो आज की डेट में जो इंडिया में जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है, अगर हम लोग डॉलर की टर्म्स में बात करें, तो कि डॉलर यूनिवर्सल है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अदर कंट्री से। इंडिया में आज की डेट में $5 पर kg की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, और ये एक्सपेक्टेड किया जाए कि 2025 तक जो है $2 पर हो जाएगा ये। और इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट ये है कि 2030 तक का जो अगर इस टाइप से चलता रहा पेस और गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है $1 तक कॉस्ट हो सकती है। तो ये काफ़ी मेजर सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, अगर ये $1 मतलब कॉस्ट अगर काफ़ी कम आ जाती है। और कहीं ना कहीं जो इंडिया के जो टारगेट है 2030 तक का कि 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है और नेट जीरो का जो टारगेट 2070 तक है, कहीं ना कहीं इसको भी अचीव करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। इसलिए गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दे रही है इन सब चीज़ों पे। अब हम बात करते हैं कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है। अगर नेशनल हाइड्रोजन मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2021 को नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया था। और हालांकि इस नेशनल हाइड्रोजन मिशन का अभी तक डॉक्यूमेंट आया नहीं है, बट उसी का एक पार्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी लॉन्च की थी फरवरी 2022 में। और अगर हम इस पॉलिसीज़ की बात करें तो इस पॉलिसीज़ में है क्या, मेजर फीचर्स क्या है, तो इसमें सबसे पहले यही बोला गया कि जो ग्रीन हाइड्रोजन जो अमोनिया मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस प्रोडक्शन करने के लिए कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। और जो पावर प्लांट है जो क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्लांट हैं ये भी कहीं भी सेटअप किया जा सकता है, और ये खुद सेटअप कर सकते हैं या किसी डेवलपर के थ्रू सेटअप करा सकते हैं। और मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट दोनों डिफरेंट लोकेशन पे है, तो इसके लिए जो ओपन एक्सेस के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए 15 दिन के अंदर मिल जाएगी। और इसमें बैंकिंग का भी प्रोविज़न किया गया है कि जो रिस्पेक्टिव डिस्कॉम है 30 दिन की बैंकिंग का प्रोविज़न करेंगे। प्लस इसमें ISTS वेवर की बात की गई है। ISTS का मतलब होता है कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेज। तो मान लीजिए अगर आप एक स्टेट्स में पावर प्लांट लगा रहे हैं और दूसरे स्टेट्स में अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसमें जनरली जो क्या होता है कि नॉर्मल कोर्स में जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस एंड लॉसेस दिया जाता है। इस केस में जो ISTS का जो चार्जेज है वो भी वेवर किया गया है, लेकिन ये कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है कि अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के लिए अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट सेटअप करते हैं और ये प्लांट अगर 30 जून 2025 से पहले सेटअप हो जाता है, उस केस में जो है ISTS चार्जेज आपका है 25 ईयर्स के लिए वेवर रहेगा। इसके बाद इसमें लैंड की भी बात की गई है कि अगर आप जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी एक स्कीम है RE पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। उस पार्क में बेसिकली क्या होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट ही सेटअप किया जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें आप ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर सकते हैं। और इसमें स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस की बात की जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी क्या है कि एक सेटअप करेगा जिसमें सारे जो क्लियरेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया सेटअप करने के लिए, वो आपको एक जगह से ही मिल जाएगा। और कनेक्टिविटी की बात की गई कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो आप लगाना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के लिए, इसमें आपको कनेक्टिविटी जो है प्रायोरिटी बेसिस पे दी जाएगी। तो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके साथ साथ इसमें जो बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जो RPO जो है
वो भी इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा अगर मान लीजिए कंप्लीट हो जाता है, और इसका जो एक्स्ट्रा अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप करते हैं तो वो डिस्कॉम के खाते में चला जाएगा आरपीओ कंप्लायंस फुलफिल करने के लिए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो नोटिफाई किया था, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का 17 फरवरी 2022 का। तो ये मेजर पार्ट है। तो होप दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा वीडियो ये लंबा बन गया क्योंकि हाइड्रोजन बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कवर करना कोई पॉइंट्स मिस न हो। हालांकि बहुत सारे चीज़ों को कवर नहीं किया सकता है, बट मेरी कोशिश थी कि इसको एक इसको कंप्लीट किया जा सके। तो अगर आपको सही लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।